तो आज शनिवार है और मैंने आपसे वादा किया था कि शनिवार और रविवार रात 9 बजे मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। क्राइम की वो कहानियाँ जिनका मैं खुद चश्मदीद रहा हूँ, जिन्हें मैंने कवर किया, सीन ऑफ क्राइम पे गया, स्पॉट रिपोर्टिंग की। तो वो खबरें जो मैंने की वो तो टीवी पे आपने वारदात की शक्ल में या स्पेशल रिपोर्ट की शक्ल में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज तक पे देखा, दिल्ली आज तक पे देखा, इंडिया टुडे में भी देखा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं टीवी पे बता या दिखा नहीं सकता, चूँकि वक्त की कमी होती है, वहाँ पे टाइम फ्रेम फिक्स होता है। तो ऐसी कहानियाँ जिसका मैं विटनेस रहा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस की, देखा, समझा करीब से, वो बताने का मौका मिलेगा मुझे इस क्राइम तक के ज़रिए। और क्राइम तक के जितने भी मेरे जो जुड़े हैं, परिवार के हिस्सा हैं आप सब, उन सबको मैं ये कहानियाँ सुनाऊंगा हर शनिवार और रविवार को। और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी अलग अलग कि किसी ने 26/11, तंदूर, आरुषि, मुंबई अटैक, लश्कर, जैश, आईएस बगदादी, ओसामा बिन लादेन, एबटाबाद, ऐसी बहुत सारी हैं और भी क्राइम की, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी क्राइम की मिस्ट्री, इवन गांधी जी का मर्डर केस। तो उन सबको हमने देखा और टीम ने हमारे फैसला किया कि आज जो शुरुआत करेंगे हम, वो सबसे ताज़ी कहानी से, चूँकि अभी उसमें ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं है, करीब 9 महीने होंगे जब इराक गया था। और चूँकि बगदादी और आईएसआईएस के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपको मैं इराक की कहानी सुनाऊंगा। जब 39 लापता भारतीयों की तलाश में मैं, मेरी टीम, मेरे साथ गौरव सावंत, कृपाल सिंह जो मेरे कैमरामैन, हम लोग इराक गए थे। बट इराक जाऊं और इराक के वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, वो आपको कहानी बताऊं उससे पहले 2013 की बात थी। एक दिन हम लोग यूं ही बैठे हुए थे, क्राइम टीम के साथ डिस्कशन हो रहा था कि आज वारदात में क्या जाएगा। तो अचानक एक नाम आता है, बगदादी, अबू बकर अल बगदादी। तो ये उस वक्त तक नाम बहुत कम लोगों ने सुना था हिंदुस्तान में। तब हम लोग आतंक के तौर पे जो नाम याद रखते थे, या तो फिर ओसामा बिन लादेन था, अल जवाहरी था, उधर पाकिस्तान में आपका हाफिज़ सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये तमाम नाम थे। तो अबू बकर बगदादी का जब नाम आया तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन, ये नया कौन सा पैदा हो गया। फिर उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 13 में पहली बार बगदादी पे हम लोगों ने स्टोरी की थी, और उस स्टोरी को करने की वजह एक थी, सिर्फ ये नहीं कि बगदादी कौन है और इसका आईएसआई इस नाम है, ये है वो। एक वीडियो आया था, उस वीडियो में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, नारंगी रंग का कपड़ा पहने हुआ था और घुटनों के बल बैठा हुआ था, और पीछे एक शख्स खड़ा हुआ था जिसके चेहरे पे नकाब था, उसके हाथ में इतना बड़ा खंजर था, और वो खंजर लेने लिए हुआ, और इंग्लिश में वो पहले कैमरे पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसमें वो मैसेज दे रहा है कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़, जिहाद के ख़िलाफ़ करेगा उसका अंजाम यही होगा। और वेस्टर्न जो कंट्री है वो उसको धमका रहा था एक तरीके से, उसमें यूएस को भी। और इसका करने के बाद फिर वो चाकू से उसका गला काट देता है। तो वीडियो बहुत ही खौफनाक था, दहलाने वाला था, और कैमरे पे मौत देने का ये, तब हाल के वक्त में ये पहला इस तरीके का इतना खौफनाक सामने आया था। तो जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद वो स्टोरी की, जाहिर सी बात, वो सारे वीडियो ब्लर किए। उसके बाद 2013 से लेके 2017 तक 4 सालों में मुझे याद है कि करीब 1000 एपिसोड तो हमने बना ही दिया होगा, या 800-700 बगदादी के ऊपर, क्योंकि उसके बाद से उसकी क्रूरता बढ़ती गई थी। फिर तो कैमरे पे अलग अलग मारने की उसकी तस्वीरें आने लगी, जलाकर मारने की, बम से उड़ाकर मारने की लोगों को, पर सबको नारंगी रंग का कपड़ा पहनाता था और मारता था। तो जब 3-4 साल ये हो गए स्टोरी करते करते, तो इतनी सारी चीज़ें कर ली थी कि उसके बाद मुझे लिखते वक्त फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी, मतलब रटा हुआ होता था मुझे, और उसके बारे में शायद मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूँ। पर एक तमन्ना थी कि मैं एक बार इराक में जाके खुद देखूं कि आईएसआईएस है क्या, बगदादी का वहाँ पे क्या हुआ है, नहीं है। तो मौका नहीं मिला। शुरुआत में इराक का माहौल बहुत ख़राब थे, तो वहाँ जाना रिस्की था। तभी इत्तेफाक की बात है कि सितंबर 2017 39 भारतीय हिंदुस्तान से गए थे, जो 2014 से लापता थे, मौसुल के एक जगह पे। इराक का एक बहुत बड़ा शहर है मौसुल, जो जहाँ पे तेल के कुआं बहुत है, और खेती के लिए भी वहाँ मौसुल की ज़मीन बहुत अच्छी है।
तो वहाँ से वो लापता हो गया, उसका तलाश चलती रही, खबरें आनी शुरू हुई। तो हमें कहा गया कि 39 भारतीयों की तलाश के लिए, चूँकि हिंदुस्तान के जो विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह थे, उनके जाने की खबर आ रही थी कि वो जाएंगे उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि लोकसभा में मामला उठा। तो जब ये हुआ कि वीके सिंह जाएंगे तो मौका अच्छा था, लगा कि हम लोग भी उनके साथ जा सकते हैं और कम से कम सेफ रहेंगे। तो ये कहा गया कि आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने, गौरव सावंत ने, कैमरामैन कृपाल सिंह ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। ये बात है सितंबर की। हमें लगा कि वीज़ा 2-3 दिन में मिल जाएगा, इराक का वीज़ा कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ जो प्रक्रिया थी उसको पूरी होने में ही लग गए 1 हफ़्ता। उसके बाद वो वीज़ा के लिए फ़ोन करते थे तो कहते अभी आ रहा। मालूम है कि इराक से पहले कंफर्मेशन आना था, और ये बार बार पूछते थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, रिस्की है, ये है। एम्बेसी के लोग ही मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, सेफ़ नहीं है। पर हमने कहा कि नहीं, हमें जाना है। खैर, करीब 20 दिन के बाद वीज़ा आया। अब वीज़ा आया तो वीके सिंह के जाने का मामला अटक गया कि वो आज जाएंगे कल जाएंगे, तो फिर बात आई गई हो गई। इसी दौरान मैं एक शूट पे था, बीच में याद होगा आपको, ताजमहल को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी था, तो मैं आगरा में शूट कर रहा था ताजमहल को लेकर। तभी वहाँ फ़ोन आया कि जनरल वीके सिंह 22 अक्टूबर को इराक जा रहे हैं 39 भारतीयों के लिए, और मैं 21 को आगरा में था। तो आगरा से मुझे आना था 22 को, लेकिन फिर 21 की शूट ख़त्म करके और शाम को वहाँ से भागा, रात को दिल्ली पहुँचा, और तब तक ऑफिस की तरफ से फ़्लाइट सब टिकट हो चुकी थी। और हम फिर 22 को वीके सिंह यहाँ से गए। 23 को हमारी टीम निकली, मुझे याद है वो संडे का दिन था, और हमारी फ़्लाइट रात 3 बजे की थी। अच्छा, एक दिक्कत ये थी कि इराक की कोई भी फ़्लाइट हिंदुस्तान से डायरेक्ट नहीं है। आपको या तो यहाँ से दुबई जाना होगा, या आपको गल्फ़ के किसी एक कंट्री में उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप इराक जा सकते हैं, बगदाद, इराक की जो राजधानी है। तो हमारी वाया दुबई टिकट हुई। हम दुबई एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, 4 बजे यहाँ से हम लोग दुबई गए, और सुबह दुबई लोकल टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे थे। लेकिन हमारी वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट जो बगदाद की थी वो शाम 4 बजे की थी। सुबह से काफ़ी वक्त था, चूँकि लगभग 8-9 घंटा, तो हम दुबई एयरपोर्ट पे ही थे, चूँकि वीज़ा था नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे। तो वहीं मैं, गौरव, ये सब एयरपोर्ट के ही, जगह नहीं थी तो ज़मीन पर ही सो गए 2-4 घंटा, चूँकि पूरी रात जागे हुए थे, फिर नींद पूरी की, और फिर शाम की हमारी फ़्लाइट थी। तो अब तक बड़ा नॉर्मल था एकदम, दुबई जाके वैसे ही अच्छा लगता है। और लेकिन जैसे ही दुबई से फ़्लाइट में बैठे हम इराक के लिए, तो एक अजीब सा डर शुरू हो गया कि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ के बारे में अब तक मैं 3-4 साल से सुनता आ रहा हूँ और मैंने देखा नहीं है। खैर, हम लोग बातें करते रहे तमाम। के बाद हम दुबई एयरपोर्ट पे 5:30 बजे शाम को, जो लोकल टाइम है इराक का, वहाँ लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो हमारी सारी तलाशी होती है, चूँकि हमारे पास इक्विपमेंट्स, कैमरा, एक लाइव करने का भी होता है, उसको लाइव व्यू कहते हैं, वो हमारे पास था, इतना बड़ा होता है वो। तो उस लाइव व्यू को लेके वहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी तलाशी हुई। उन्होंने कहा हमें ये दिखाइए कैसे लाइव होता है ये, क्योंकि इराक में सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, और उन्हें लगता था कि पता नहीं ये कौन सा इक्विपमेंट्स है। दूसरा एक और भी था, चूँकि हम इंडियन थे, तो इराक में ख़ासतौर पे ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन, इनकी तलाशी थोड़ी और ले रहे थे, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि आईएसआई जो है, आईएसआईएस, वो एशियन मुसलमानों को बहुत भर्ती कर रहा है अपने ग्रुप में, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, कुछ साउथ इंडिया से अपने इंडियन का भी नाम आया था कि कुछ लड़के गायब थे। तो इस वजह से ये सारी इक्विपमेंट्स की तलाशी हुई, बहुत टाइम लगा। उसके बाद हमें घर क्लियरेंस मिला, और हम जब एयरपोर्ट के बाहर आए तो लगभग 7:30 बज चुका था। बाहर अंधेरा था, पहली बार हमें बगदाद के बाहर कदम रखते हैं, और हमने सेफ्टी के लिए क्या था कि एयरपोर्ट से ही टैक्सी ले ली थी। एक सोर्स था मेरा जिसने हमें, बगदाद में उसका एक जानने वाला था। वो सोर्स ऐसे बना था कि किसी एक, मैं जानने वाले को देखने के लिए एक हॉस्पिटल गया था, मेदांता, गुड़गांव में। तो वहाँ पे मेदांता में, और ये जो दिल्ली में एक 2 हॉस्पिटल और है, वहाँ पे इराकी बहुत इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता होता है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे एक इराकी से मिलवाया था उसने, वो उसका दूर का जानने वाला था, तो उससे बातचीत हुई थी उस दिन थोड़ी बहुत। फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे अचानक याद आया था, तो मैंने उसको एक दिन पहले फ़ोन किया कि मुझे बगदाद जाना है कोई, तो उसने उसका नाम बताया। तो हमने उसका लोकल नंबर लिया, तो उसने बताया था कि आप एयरपोर्ट पे ही टैक्सी करना और हम आपको बाहर मिलेंगे एयरपोर्ट के। तो हमने एयरपोर्ट से टैक्सी कराई, लेकिन जो टैक्सी से बाहर निकले तो 2 चीज़ें बड़ी अजीब हुई। एयरपोर्ट से, जैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आम एयरपोर्ट के गेट तक आपको टैक्सी ले जाती है,
वहाँ पे दूसरा था, वहाँ पे टैक्सी आपको एयरपोर्ट के बाउंड्री के बाहर तक ले जाएगी। मतलब जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बस हो, प्राइवेट टैक्सी हो, प्राइवेट कोई भी गाड़ी, वो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के अंदर रेंज में नहीं आ सकती है। मतलब बगदाद एयरपोर्ट का इतना बड़ा घेराबंदी ये दुनिया में किसी और एयरपोर्ट की है ही नहीं, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट को हमेशा थ्रेट रहा है बॉम्ब से उड़ाने का, कार बॉम्ब से उड़ाने का। तो वो 10 किलोमीटर उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, पूरी बाउंड्री वॉल है, और उस 10 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ इराकी एयरपोर्ट अथॉरिटी और उनके ऑफिशियल, उनकी सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ होती हैं उसी पे चलती हैं। और आप उसी में बैठ के 10 किलोमीटर के बाद एक बड़ा सा गेट आता है जहाँ पे पार्किंग लॉट है जो प्राइवेट लोगों के लिए आपको रिसीव करने आएगा। तो ये पहली बार मैंने देखा तो मैं बड़ा मुझे अजीब लगा कि 10 किलोमीटर की सुरक्षा घेरा, इससे ही अंदाज़ा हो गया कि हम किस जगह आए हैं, किस देश में आए हैं। तो 10 किलोमीटर एयरपोर्ट के बाउंड्री के बाद हमें एयरपोर्ट की टैक्सी छोड़ती है। हाँ, जो दूसरी चीज़ और ये थी कि जब हमने टैक्सी ली तो उस 10 किलोमीटर हमें गेट तक छोड़ने के लिए, चूँकि हमारे पास डॉलर था, हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी, तो एयरपोर्ट से हमने करेंसी चेंज कराने की सोची। तो पहले टैक्सी वाले से ही कहा कि इसको ही डॉलर दे देंगे। तो उससे हमने पूछा कितना हुआ, तो उसने जो हमें बिल दिया, एक तो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो अरबी बोल रहे थे, अंग्रेज़ी उन लोगों को आती नहीं है, बहुत कम इराकियों को अंग्रेज़ी आती है। तो जब उन्होंने पैसे बताए तो हमारी हालत ख़राब हो गई। सिर्फ वो एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ने के लिए जो उन्होंने बिल दिया था टैक्सी का हमें, वो 1.25 लाख था। मैंने कहा अरे हम लोग जितने पैसे लेके आए, मैंने कहा अगर 4 टैक्सी करूँगा और 5 दिन यहाँ पे रहूँगा तो मालूम है कि सारे ही। लेकिन फिर हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, वो समझा भी नहीं पा रहा है उसके। फिर हम उसी के बराबर में गए, मैंने कहा एक्सचेंज करा लेते हैं करेंसी। जब एक्सचेंज कराने के लिए गए तो जो हमने $100 दिया, उस $100 के हमें करीब ₹2.25 लाख मिले। तो मैंने कहा फिर ठीक है, $100 मतलब हमारे इंडिया में अभी करीब 6,000 रुपये होगा। 6,000 भी नहीं है, 5800 5900 रुपये। लेकिन वहाँ इराकी करेंसी $100 का हमें ₹2.25 लाख मिले। और वहाँ के जो नोट थे वो 50,000 का, 1 लाख का, मतलब सबसे छोटा नोट वहाँ जो है वो 5,000 रुपये का। 5,000 से छोटी करेंसी है ही नहीं इराक में। तो फिर मुझे लगा कि चलो, तो खैर हमने वो टैक्सी ली ₹1.25 लाख की 10 किलोमीटर के लिए। उसके बाद छोड़ा तो हमारा जो लोकल कॉन्टेक्ट था वो आया लेने के लिए, वो हमें उसने सारा सामान डाला। और अब उसके साथ भी प्रॉब्लम ये कि वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा, अंग्रेज़ी आती नहीं है, चूँकि इंडिया में आया था इलाज कराने के लिए। बट उसकी पूरी बातचीत से ये था कि हमें 2 चीज़ें उसने उसी वक्त बता दिया था। एक कि आप यहाँ पे उस इलाके में रहेंगे जो शिया बहुल इलाका है, मतलब आप सुन्नी के इलाके में नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह थी कि जितने भी एंटी बगदादी थे वो सब शिया थे, और जो सुन्नी बहुल इलाके थे उसमें बहुत सारे बगदादी के स्लीपर सेल और उनके फॉलोअर्स और उसके कट्टर सपोर्टर वो रहते थे। तो वो ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो विदेशी है, ख़ास तौर पे अगर वो मीडिया का है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे कई जर्नलिस्ट को उन्होंने उठाया और कैमरे पे मारा। अब चूंकि उन लोगों की नज़र इंडिया पे भी थी, तो अगर इंडिया के 2-3 जर्नलिस्ट हाथ लग जाए और कैमरे पे उनका गला काटा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में उसका क्या असर होगा। तो इसलिए उनकी नज़र होती थी। तो उसने पहली चीज़ हमें यही बताई। तो हमने कहा कि हम तो तुम्हारे भैया भरोसे में हैं, ABCD पता नहीं हमें बगदाद का, जहाँ ले चलो। अच्छा, वो ख़ुद भी शिया था, तो कई जगह तो मुझे ये भी बोलना पड़ा कि मैं भी शिया हूँ, हालांकि मैं सुन्नी हूँ, और लेकिन जान बचाने के लिए सब चलता है। तो वो ले गया। एक करादा इलाका है बगदाद का, एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे था वो करादा। हमेशा नाम अजीब सा इसलिए मुझे याद रहता है। तो वहाँ करादा इलाका वो पूरा शियाओं का इलाका था। तो वहाँ का एक होटल था लाइफ पैलेस, ठीक ठाक होटल था वो। पर डे का करीब $200 पर डे उसने लिया था। तो हम 3 लोग वहाँ जाते हैं। उसके बाद रात को अब ये हो गया कि होटल पहुँचते पहुँचते 9:30-10 बज चुका था। और पहली बार हम लोग कुछ खाना के लिए, वो गौरव सावंत नॉनवेज, हालांकि मैं भी खाता हूँ, ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही वो खाना हमने पहला चखा तो हमें आइडिया हो गया कि आने वाले दिन में क्या करना पड़ेगा। वो बिल्कुल बॉयल्ड खाना टाइप का होता है। वो मिर्च नहीं खाते इराकी, उनको चिली से सख्त नफरत है। वो अगर ज़रा सा भी आप डाल देंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। नमक भी बहुत कम यूज़ करते हैं, मसाला तो सवाल ही नहीं है। तो वो अजीब सा था। तो कृपाल हमारे यहाँ वो शुद्ध वेजिटेरियन है, वो अपने साथ मैगी वैगी बहुत सारा लेकर गए थे। तो वो अपने कोटे का ले गए थे, उन्हें लगा था कि ये दोनों तो नॉनवेज खा लेगा, हमारे क्या होगा। लेकिन वो कृपाल मेरा सहारा बन गए। उनका कोटा मैंने कहा कि अब ये इसको 2 हिस्सों में बांटो जब तक यहाँ रहेंगे। तो खैर रात वहाँ रुके। तभी विंडो के पास सिगरेट जलाने के लिए
कर्टन हटाया गया तो अचानक वेटर एक जो वहाँ पे आया हुआ था उस वक्त, वो बहुत ज़ोर से बोलता है अरबी में, जो समझ में आ गया था कि इसको बंद कर दो और विंडो आप मत खोलना सिगरेट विगरेट की। तो पूछा क्यों, तो बोला कि कभी भी कहीं से सामने से गोली आ सकती है, क्योंकि कुछ पता नहीं और आप लोग बाहर से हो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद खैर वो उस रात की बात है, उसके बाद कभी विंडो हम लोगों ने कहीं खोला ही नहीं। रात होती है, सुबह उसके बाद हम लोग होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पहली बार ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोगों के मतलब का था, ब्रेड बटर ये सारी चीज़ें जो खा सकते थे, तो और फ्रूट्स भी। तो हम मुझे आइडिया मिल गया था कि अब हम लोगों को अगर रहना है तो ब्रेकफास्ट खूब सारा करो, और बाकी तो फिर देखेंगे, मैगी रात को खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट खूब खाते थे। अच्छा, वहाँ जो चाय देते हैं उस चाय में दूध यूज़ नहीं करते वो लोग, काली चाय, और चाय का कप बहुत छोटा होता है बस। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग इंडियन एम्बेसी गए। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद जनरल वीके सिंह से मिलना था। जनरल वीके सिंह वहाँ हमें मिले, फिर उन्होंने अपना प्लान बताया कि हम मौसूल जाएंगे। अच्छा, अब मौसूल में चक्कर ये था कि मौसूल एयरपोर्ट बंद था, और वहाँ पे चूँकि आतंकवादी ने हमला कर दिया था तो वो सिर्फ आर्मी के चॉपर उतरते थे, और या फिर मौसूल जाने के लिए आपको बाई रोड जाना होता था। तो हमने सोचा कि ये चॉपर से जाएंगे आर्मी के तो हम भी बैठ जाएंगे। उन्होंने वादा भी किया। तो नेक्स्ट डे जाना था, मतलब 25 तारीख को, 25 अक्टूबर उन्होंने वादा किया। फिर जनरल वीके सिंह हम लोगों को वहीं एक क्लब में, जो इंडियन एम्बेसी के पास क्लब है, वहाँ पे लंच भी कराया। लंच में पिज़्ज़ा खिलाया, पिज़्ज़ा ठीक ठाक था। और फिर अगले दिन के लिए उन्होंने कहा हम जाएंगे। अब जो ईरानी, जब हम इंडियन एम्बेसी गए तो एम्बेसी की बात बताता हूँ कि पूरा जो इंडियन एम्बेसी है वो एक तरह से एकदम किले में तब्दील है। वहाँ के हम एम्बेसडर से मिले, और वो जो स्टाफ थे, तो ये नो फैमिली जोन पोस्टिंग एरिया होता है इराक। मतलब आप वहाँ पे जो भी स्टाफ जाएगा उसकी फैमिली नहीं जा सकती। ये उन जगहों के लिए होता है जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो पूरा नो फैमिली जोन था। तो उन लोगों से बात की तो पता चला कि वो 3-3 महीने में एक बार एम्बेसी के कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, वो भी ग्रुप में। क्यों? क्योंकि बाहर में ख़तरा है, कोई भी वहाँ चलते फिरते कार ब्लास्ट हो जाता है, कोई गोली मार सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बेचारे 3-3 महीने तक बाहर निकलते थे। मैंने कहा आप अंदर क्या करते हैं? तो कहते हैं एम्बेसी के काम के बाद अंदर में बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है। वो सद्दाम हुसैन के एक रिश्तेदार की हवेली थी जिसको इंडियन एम्बेसी बना दिया गया, काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत है। तो उसी में एम्बेसडर का भी रेजिडेंस है और ऑफिस भी है। तो ये सारे स्टाफ भी वहीं रहते हैं और इकट्ठे, और 3-3 महीने में एक बार निकलते हैं। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगा। जनरल वीके सिंह जो आए तो उसी एम्बेसी के एक सामने सड़क है, उसको ग्रीन, इराक में ये सबसे फेमस है, बगदाद में ग्रीन जोन। ग्रीन जोन एरिया वो होता है जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब वहाँ कोई फालतू आदमी, कोई अननोन आदमी जा ही नहीं सकता। हर गाड़ी का स्टिकर होता है, नंबर होता है। पूरी जो ग्रीन जोन का एरिया चारों तरफ से वो बुलेट प्रूफ दीवार है। और उसी ग्रीन जोन के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, यूएन की का दफ्तर है, और इंग्लैंड, जितने भी ये सारे कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसी हैं। लेकिन हमारा एम्बेसी, पाकिस्तान का एम्बेसी, बांग्लादेश का एम्बेसी, ये सब ग्रीन जोन के बाहर है। और उसी के अंदर 5 स्टार होटल भी है, फ़िलिस्तीन होटल बहुत फेमस है। जब सद्दाम के ज़माने में उस पर भी बमबारी हुई थी, गोली चली थी। तो ये जितने वीवीआईपी और जितने इराक के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब उसी ग्रीन जोन में उनका घर भी है। तो उस ग्रीन जोन में हम लोगों को भी परमिशन नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो जनरल वीके सिंह चूँकि गेस्ट थे इराक सरकार के, तो उनको वहीं ठहराया गया था अंदर। तो उनसे जब मिलना होता था तो वो ग्रीन जोन के बाहर आते थे, तब हम उनसे मिलते थे। खैर अगले दिन उन्होंने कहा कि हम मौसूल जाएंगे, और अगले दिन हमें सुबह पता चला कि वो मौसूल अकेले चले गए। और उसकी वजह थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। जो इराकी ऑफिशियल, जो एयरफोर्स और उनके आर्मी के लोग थे, उन्होंने कहा चॉपर में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो एक एम्बेसडर साहब बैठे हमारे, एक जनरल वीके सिंह, एक पायलट और एक सिक्योरिटी गार्ड, बस 4 ही लोग जा सकता था। 4 ही गए। और हमारे लिए मुश्किल थी कि हम बगदाद आ गए और मौसूल ना जाएँ, तो ये कैसे होगा। फिर हमने कहा कि हम खुद जाएंगे, पर एम्बेसी से स्टाफ ने, सब ने हमें मना किया मत जाओ, ये है वो, लेकिन नहीं कि हमने कहा जाएंगे। बट वो अगला दिन भी हमारा फिर ऐसे ही बेकार गुजर गया। लेकिन हम वहाँ पे फिर इधर उधर गए बगदाद में, जो ऐतिहासिक जगह है, लोगों से बात करके इराकी कि जानूँ कि है क्या आईएस। तो इस दौरान में जितने लोगों से बात की तो पता चला कि हर आदमी वहाँ बगदादी से दुखी था, चाहे वो शिया हो सुन्नी है, जितने भी पढ़े लिखे थे। और फिर वहाँ इराक का इतिहास भी पता चला। फिर बचपन की वो चीज़ें याद आई, मैं भूल गया था, मुझे बगदाद जाके याद आया कि हमने उस पर कई फिल्में भी बनी हैं, अलाउद्दीन का चिराग। तो वो आप घिसिए और वो आता था, जी मेरे आका जिन, जो है अलाउद्दीन का। तो ये अलाउद्दीन का चिराग बगदाद की ही कहानी है, और वहाँ के एक बहुत बड़े चौराहे पे अलाउद्दीन का चिराग बहुत बड़ा बना हुआ है। तो अलाउद्दीन का चिराग, देन सिंदबाद, सिंदबाद की कहानी भी इराक की और बगदाद की है।
तो इतिहास और दुनिया के वो बहुत पुराने शहरों में से एक है बगदाद, करीब 8वीं सदी से है। तो ये सारी चीज़ें पता चली, हमने बातचीत की, लोगों से रिकॉर्ड करना शुरू किया, सब हो रहा है। फिर हमने तय किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे मौसूल, और बाई रोड जाएंगे, क्योंकि बाई रोड के अलावा कोई रास्ता था नहीं। तो अब नेक्स्ट डे मौसूल जाने के लिए सवाल ये था कि पहले तो हम लोकल गाड़ी यूज़ कर रहे थे, तो अब कोई ले जाए, क्योंकि बगदाद से 410 किलोमीटर दूर है मौसूल, और ये जो बगदाद का नॉर्थ एरिया है पूरा, वो डिस्टर्ब था। जो साउथ एरिया है वो पीसफुल है। साउथ एरिया में वो भी आता है आपका करबला, और ये जो शियाओं का सबसे बड़ा वो है, तो वहाँ पे सेफ़ है। लेकिन उस तरफ जो जो मौसूल का रास्ता है, इरबिल का रास्ता है, जो दिजैल का रास्ता है, जो समारा का रास्ता है, वो सारे बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहाँ पे आईएसआईएस का कब्ज़ा था। तो खैर अगले दिन हमने किसी तरह से बहुत लोगों से बात की, कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं कि मौसूल तो नहीं जाएंगे, और हमें भी कहता था कि आप पागल हो, आप लोग मत जाओ, ये है वो। तो नेक्स्ट डे जब हमने जाने का फ़ैसला किया, उसी रात ये हुआ कि तब तक हम 2 दिन सड़क पे घूम चुके थे बगदाद के, और बहुत सारे लोगों से बात की, स्टूडेंट से मिले। दुनिया की सबसे एक अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी है, आप कभी इसको गूगल देखिएगा, ये वर्ल्ड के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। और कहते हैं कि इराक़ में का शिक्षा से बहुत गहरा लेना देना, इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत ही वहीं से हुई। तो अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, वहाँ स्टूडेंट से बात की। लेकिन इस सड़क पे खुलेआम घूमने और कैमरा लेके चलने का एक नुकसान ये हुआ कि शाम तक ये खबर फैल गई, कुछ मीडिया के लोग आए हैं, वो भी इंडिया के, तो वहाँ पे ये नहीं कहते इंडिया विंडिया, वो हिंदुस्तानी को अल हिंदी बोलते हैं और जर्नलिस्ट को सहाफ़ी। तो ये बातें आई कि अल हिंदी सहाफ़ी, अल हिंद के 3 सहाफ़ी घूम रहे हैं। एक ये जो आर्ट एंड इनके अपने श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका आश्रम भी है वहाँ बगदाद में भी और मौसूल में भी है। तो उनके वो वहाँ पे जो इंचार्ज थे बगदाद में, उनकी एक महिला थी, उनका फ़ोन आता है कि उन्होंने शायद पहले इंडिया फ़ोन किया और यहाँ पता किया कि आज तक की टीम कोई बगदाद में है क्या, तो यहाँ से बताया गया। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और नंबर लिया हम लोगों का, तो उनका फ़ोन आया रात को कि आप लोग बगदाद में हैं। तो हम लोगों ने बताया हाँ, गौरव सावंत ने बात की। तो उन्होंने कहा यह बात फैल गई है कि अल हिंद के 3 सहाफ़ी हैं बगदाद में घूम रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो सहाफ़ियों को किडनैप कर लेते हैं। तो आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? तो हमने बताया कि हम करादा में ठहरे हुए हैं, और ये। तो उन्होंने कहा आप कितने दिन से करादा में? मैंने कहा ये 3रा दिन है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 3 दिन तक एक होटल में ठहरना रिस्की है, आप फ़ौरन होटल बदल दीजिए। अब हमारी भी हवा ख़राब, रात को फ़ोन आ रहा है, अब हम लोग होटल में हैं, होटल के पैसे भी दे चुके हैं, $200 भी, वो भी देखना है। फिर हमने कहा नहीं, जान है तो जान है, तो क्या करें। फिर अपने उस सोर्स को फ़ोन किया, मैंने कहा यार होटल बदलना है। फिर रात को ही हमने होटल चेंज किया, और फिर जाकर फिर नए सिरे से पैसे दिए, फिर वही पता किया कि शिया का होटल, और तब तक खैर एक ड्राइवर तैयार हो गया। वो ड्राइवर इराकी फ़ोर्स का ही एक बंदा था, जो बहुत सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, और बहुत ही अच्छा, शरीफ, बहादुर। तो उसने हमें पहले मना किया, फिर उसने ज़िद देखा तो बोला कि ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। तो हमें मौसूल ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हम मौसूल के लिए निकलते हैं नेक्स्ट डे। सारा सामान हम लोग गाड़ी में डाल लेते हैं कि खामखा होटल को घेर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, पैसे भी लगेंगे और वापसी की गारंटी है नहीं, इधर आऊँगा या किधर जाऊँगा, या आऊँगा भी कि नहीं आऊँगा। तो हम लोग फिर मौसूल के रास्ते पे जाते हैं। तो जब मौसूल जाते हैं तो मौसूल की तरफ जाने में पहले ताज़ी, बलाद, दिजैल, इसके अलावा राफिया, ये सारा इलाका पार करते हैं। तो ये सब नॉर्मल दिखता है, बीच बीच में कुछ कुछ मकान मतलब उजड़े हुए हैं, ढहे हुए हैं, तो वो बताता जाता है हमें कि ये सब बगदादी के लोगों ने किया। अच्छा, वहाँ आईएस नहीं बुलाते हैं, वहाँ दाहिश बोलते हैं, दाहिश, क्योंकि आईएसआई का जो जन्म हुआ था वो पहले था आईएस, सिर्फ नाम था उसका, इस्लामिक स्टेट। फिर उसने आई और जोड़ दिया, आईएसआई क्या, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। फिर उसने एस जोड़ दिया, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो इराक और सीरिया दोनों को मिला दिया था बगदाद में। तो आईएस से शुरू हुआ और ISIS तक कहानी गई। खैर हम जब सामरा पहुँचे तो हमने ड्राइवर को बोल रखा था कि जहाँ जहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रहा है, कि एक हमारा ट्रांसलेटर भी था, आप बताना कि जो ब्लास्ट हुआ और जो बगदादी के लोगों ने बॉम्ब सुला दिया। तो हमारे सड़क के राइट साइड में अचानक दिखाई देता है कि बहुत सारे एकदम घर खंडर बने हुए हैं, लाइन से एकदम, जिधर देखो खंडर ही खंडर, टूटे फूटे मलबे में ढा। तो हमने एक जगह रोका और हमने कहा शूट करते हैं। उसने कहा ठीक है। हम शूट करते करते उसने कहा बस सड़क के किनारे आप शूट कीजिएगा।
तो हमने सड़क के किनारे जो शूट किया तो पीछे नज़र गई तो देखा पीछे तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से सब ढा हुआ मकान बिल्डिंगें सब बम से उड़ा हुआ था। तो हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता और हम चलते जाते हैं, तीनों कैमरामैन और हमारा ट्रांसलेटर। जो मेन ड्राइवर था वो दूरी पे था। तो हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो देखते हैं 5-6 लोग खड़े हुए हैं और हमें 5-6 लोग दिखे तो हमने कहा कि चलो इनसे कुछ बात ही कर लें। बेशक अरबी में बोलेंगे, बाद में ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन हमने अपने जो ट्रांसलेटर था उसको बताया था कि ये कैसे है, इसकी असलियत क्या, किसने किया, बेसिक यही सवाल था। और वो लोग कौन है, उनका नाम क्या है। तो हमारे कैमरामैन ने एक चीज़ वहाँ बताई थी कि जब तक सामने वाला इजाज़त न दे आप किसी को शूट मत करना कैमरे से, वो बुरा मान जाता है और कुछ भी कर सकता है। तो हमने अपने कैमरामैन कृपाल को बोला था कि आप शूट तब करना जब वो बोलेगा। तो ट्रांसलेटर को बोला कि इससे बोलो हम लोग हिंदुस्तान से हैं, जर्नलिस्ट हैं, 39 भारतीयों की तलाश में आए, आपसे बात करनी है। तो उसने जैसे ही बोला ये अल हिंदी सहाफ़ी, क्योंकि ये मैं इतना अरबी थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, तो जैसे ही उसने बोला मैंने देखा कि अचानक वो 5-6 लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। मतलब पहले एकदम नॉर्मल दिख रहे थे, एकदम उनका चेहरे पे जैसे गुस्सा एक, तो मुझे अजीब सा लगा। लेकिन इससे पहले कि बाकी कुछ और समझ पाता तब तक वो एक नज़दीक आया और उसने मेरे कैमरा मैन का यूँ कैमरा ऐसे लेंस देखने लगा। तो हमने बहुत प्यार से कहा ये कैमरा है, लेंस है, तो टूटी फूटी जो समझाने की। वो उसने यूँ झपट्टा मारा और कैमरा छीन लिया। मेरे हाथ में माइक था आज तक का, दूसरे ने वो माइक ले लिया। उसका अचानक एक बोलता है दखूल दखूल, ऐसे इशारा कर रहा था वो पीछे खेत। तो दखूल का मतलब वहाँ पे जितने साइन बोर्ड हैं और थोड़ी सी ये चूँकि उर्दू का शब्द है और इस उर्दू में दाखिल होता है, अरबी में दखूल होता है। दखूल मतलब एंट्री। तो वहाँ ट्रैफिक अगर नो एंट्री है तो उसमें होगा दखूल ममनून, मतलब यहाँ दाखिल होना मना है। नो एंट्री का ये अरबी शब्द है। तो एक तरफ कह रहा था दखूल मतलब इधर चलो, इधर दाखिल हो जाओ, और उधर सन्नाटा। तब तक मैंने देखा कि हमारा ट्रांसलेटर वहाँ से बड़ी तेज़ी से वापस भाग रहा है। अब हम उससे कुछ पूछ रहे हैं ज़ोर से, वो कुछ बता भी नहीं रहा। अब ये दखूल दखूल, उतनी देर में हम लोग तीनों एक दूसरे को देखते हैं, हम समझ गए कि हम फंस गए और आसपास एकदम सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। अब वो एक तरफ चलने को कह रहा। उस वक्त पहली बार लगा कि अब बचना मुश्किल है, शायद ये ISIS के लोग हैं। अब कुछ देर के बाद हम लोग भी इनके चंगुल में होंगे। बगदादी के लोग हमें नारंगी कपड़ा पहनाएंगे, हमारा गला काटेंगे, कैमरे पे होगा, फिर हिंदुस्तान में ये दिखाया जाएगा और शायद मेरे ही शो में मेरी ही खबर हो। तो वो सब बड़ी अजीब सी सारी चीज़ें, और आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पर नसीब ऐसा था कि वो 6 के 6 पैदल थे और अचानक हमें एक दूर से आवाज़ आई। अच्छा, ये दोपहर का वक्त था, करीब ये बज रहा होगा 2, सवा 2 या 2:30। तो आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा अजान की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इराक़ में हर जगह अजान की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, तो मुझे लगा अजान की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने ध्यान दिया तो वो बहुत लंबी, तो मैंने कहा अजान की आवाज़ इतनी लंबी नहीं होती है और वो लाइनें अलग अलग बदलती जाती हैं। फिर ध्यान से सुना तो गौरव बताता है ये सायरन की आवाज़ है। तो हमने देखा दूर आर्मी की जिप्सी चली आ रही है और उस पर मशीन गन लेके ऊपर और एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके ओपन जिप्सी में वो बैठे रहते हैं और वो चले जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने देखा तो मतलब अचानक हमारा बिना सोचे था हमारा हाथ उठ गया और हेल्प करने लगे। अच्छा, इधर ये भी था, वो जो सारे थे कुर्ता पजामा पहने हुए थे, उसमें से एक आध की अंदर से वो गन टाइप का भी दिख रहा था। तो हमें ये लगा कि हम कहीं हेल्प कर रहे हैं, वो पीछे से गोली मार के सब भाग ना जाए। लेकिन हुआ ये कि वो हमारी आवाज़ और इशारा जो है वो सामने देख लिया। इराकी स्पेशल फोर्स, बाद में पता चला था कि हमें वो इराकी स्पेशल फोर्स के हैं। तो उसमें 6 लोग थे टोटल। तो उन्होंने देखा तो वो गाड़ी सीधी जा रही थी, लेकिन जब हमने इशारा किया तो वो गाड़ी उन्होंने अचानक मोड़ा और हमारी तरफ आने, जैसे ही वो हमारी तरफ आने लगे तो हमने इस दौरान में क्या देखा कि ये 6 जिसके हाथ में कैमरा था उसने कैमरा यूँ मारा, हमारे कैमरामैन के सीने पे आके लगा और कैमरा नीचे गिरा, लेंस टूटा, बाद में पता चला। और एक ने माइक फेंक के मारा, माइक हाथ पे आके लगा। फिर हमने माइक उठाया, उसका वो 6 के 6 जिधर हमें कह रहे थे दखुल दखुल, उसी तरफ भाग गए। वो उधर भागे, इधर हम लोग भागना शुरू हुए, माइक और कैमरा उठाए, और जिधर से आर्मी की गाड़ी आ रही थी वो हमारी तरफ आ रही थी, हम उनकी तरफ भाग रहे थे। उसके बाद खैर वहाँ तक पहुँचे, वो समझ गए तो उन्होंने पानी वानी पिलाया, पहले कूल किया, कूल करने के बाद डांटना शुरू कर दिया अरबी में कि अच्छा हम बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया था हिंदी सहाफ़ी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अल हबीबी, ये सब चीज़ें बहुत। अल हबीबी मतलब वहाँ दोस्त को कहते हैं, जिनको वो दोस्त मानते हैं वो अल हबीबी कहते हैं। तो उनको खैर नॉर्मल किया, उन्होंने भी डांट वाट के वो भी कूल हो गए। फिर अपनी गाड़ी में बैठाया और हमें वहाँ से
करीब 3-4 किलोमीटर दूर उनका एक कैंप था, वहाँ ले गए और फिर कैंप में हमें अपने दफ्तर में बैठाया, पहले चाय पिलाई, फिर सारे लोग आए, फिर उसके बाद मेस में उन्होंने हमें खाना खिलाया, बाकायदा इन सब की फ़ोटोग्राफ़ी की उन्होंने, और फिर अपने पूरी बटालियन और जितने उनके पास हथियार थे उनके साथ हम लोगों का फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो खींचा। फिर उस आर्मी में से पता चला कि वो सब हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी फ़िल्मों के। और इराक़ में एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप किसी भी इराक़ी से मिल लीजिए, हर दूसरा इराक़ी जो सबसे कट्टर फ़ैन है वो अमिताभ बच्चन का है। वहाँ अमिताभ बच्चन के अलावा और सवाल ही नहीं कि कोई इतना बड़ा कद रखता हो। दूसरे नंबर पे जो फ़ैन हैं वो सलमान खान के हैं। बट अमिताभ बच्चन को लेके वहाँ पागलपन है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ सीडी बिकती है और वो अरबी में डब करके वो सारे देखते हैं। और अमिताभ बच्चन नहीं बोलते वो लोग, अमिताभ चन बोलते हैं, बा खा जाते हैं, चन बोलते हैं। तो अच्छा, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। इसी आर्मी में से एक ने बोला कि आई लव इंडिया बट इंडियन्स आर वेरी हॉट। तो जब ये बोला तो मुझे, अच्छा मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा ये अभी सीरियस बात हो रही है, हम लोग जान बचा बचा के आए, खिला पिला रहा है वो तो ठीक है, अब ये कह रहे हैं इंडियंस आर वेरी हॉट, इसका क्या मतलब होता है? तो मुझे लगा ये कहाँ का सब्जेक्ट, कहाँ का टॉपिक, क्या बात कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद फिर कहता है बट वी डोंट हॉट। तो फिर मैंने कहा ये इसका मतलब कुछ और बोलना चाह रहा है। तो वो हॉट मतलब मिर्ची के बारे में बात करता है कि इंडियन हॉट बहुत खाना पसंद करते हैं, वो उनको मिर्ची बहुत पसंद है। हम लोग हॉट चीज़ नहीं खाते हैं, मतलब बेसिकली चिली को लेके। तो उनकी अंग्रेज़ी वैसे ही है माशाल्लाह बहुत, हालांकि मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर वो उन्होंने खाना वाना खिलाया, फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं शूट कराता हूँ तुम्हें और मैं दिखाता हूँ तुम्हें ISIS की तबाही। उसके बाद वो अपनी ओपन जिप्सी में पूरा कारवां चलता है, 4-5 और करीब 20-25 इराकी स्पेशल फोर्स के लोग, वो हमें अपने साथ लेके इंटीरियर में जाते हैं, गांव के अंदर ले जाते हैं, वो तबाही दिखाते हैं, एक सारे घर दिखाते हैं, लोकल लोगों से मिलाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आज तक तो दिखाई। और किस तरीके से वो दाइश को लेके दहशत की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और वो सिर्फ मौसूल के आसपास के इलाके में। तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तब तक शाम हो गई। अब शाम में इराक़ में ये है कि आप सूरज डूबने के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे नॉर्थ इराक़ की तरफ, क्योंकि वहाँ पे फिर दाइश के लोग मौजूद होते हैं और आपको या तो उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, जो भी कर सकते हैं। तो हम सूरज डूबने से पहले ही किसी न किसी एक आशियाने की तलाश में होते थे, छोटा मोटा कोई भी, चूँकि हमारे साथ वो था ड्राइवर जो सब कुछ जानता था। अच्छा, ट्रांसलेटर तो उसका भाग ही गया था, तो हमारा ड्राइवर से ट्रांसलेटर का काम हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसको इंग्लिश आती नहीं थी, तो हमने एक नया तरीका निकाला। वो गूगल ट्रांसलेटर पे जाता था, वो अरबी में टाइप करता था, हमें इंग्लिश में मिलता था, हम इंग्लिश में टाइप करते थे तो उसके पास अरबी में पहुंच जाता था, हम एक दूसरे की ज़ुबान समझ जाते थे। तो उसी ने उसमें 1-2 जगह पे, मैं आपको इस तस्वीर भी दिखाएंगे, उसने लिखा हमें कि आप अभी भी कह रहा हूँ आप मौसूल मत जाओ, ये इलाका है बहुत रिस्की है, ये सारे दाइश की तबाही, ये सब बताता जा रहा था रास्ते में वो गूगल पे ट्रांसलेट कर करके। लेकिन अब हम लोग जिद पे थे। हालांकि जब वो हादसा हुआ उसका लगा था कि इंडिया वापस भागेंगे, लेकिन जब बच गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो लगा कि नहीं अब तो मिशन पूरा करना है, मौसूल जाना है। खैर शाम हो गई, फिर हम लोगों ने एक छोटी मोटी जगह थी वहीं पर रुके, वो भी शिया का गढ़ था, क्योंकि हम पहली चीज़ ये यकीन कर लेते थे कि शिया का होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने सुबह ट्रैवल शुरू किया और आखिरकार हम तीसरे या चौथे दिन था जब बगदाद से 410 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन में पूरा किया और मौसूल आउटस्कर्ट में पहुँचे। वहाँ देखने के बाद जो हमें लगा कि वाकई मौसूल क्यों आए, कैसे आए, ये ज़रूरी था देखना। क्योंकि मैंने 2014 से पहले 10 जून 2014 को ISI ने मौसूल पर कब्ज़ा किया था। 10 जून 2014 से पहले मौसूल जितना खूबसूरत था, और उसके बाद वहाँ की जो उसके बाद जो तस्वीर थी, सिर्फ खंडर, वहाँ मतलब खंडरों के अलावा कुछ था ही नहीं। और मौसूल नाम जो पड़ा असल में मो और सुल है, वो एक ख़ास किस्म का मलमल का कपड़ा होता है जो सिर्फ मौसूल में बनता है और वो वर्ल्ड फेम है, तो इसीलिए उसका नाम मौसूल पड़ा था। और वहाँ पे मलमल का ये कपड़ा, खेती की ज़मीन इराक़ में सबसे अच्छी वहाँ पे है, और तीसरा वहाँ पे तेल का भंडार। तो बगदादी ने मौसूल पे कब्ज़ा ही इकोनॉमी के लिए किया था। उसे मालूम था कि यहाँ से तेल, अगर यहाँ कब्ज़ा होगा तो तेल के कुएँ पे उसका कब्ज़ा होगा, कपड़े पे उसका कब्ज़ा होगा और खेती पे उसका कब्ज़ा होगा। तो वो उसका एक पूरे उसकी, और दूसरा बगदादी ने अपनी खिलाफत का जो ऐलान किया था वो मौसूल की अल नूरी मस्जिद से ही किया था पहली बार। बाद में, और जो आखिरी बार बगदादी को दुनिया ने देखा है अगर भाषण देते हुए, तो उसी अल नूरी मस्जिद मौसूल के ही, वो एक मंच पे खड़ा हुआ, वहाँ से वो बोल रहा है काले लिबास में। बाद में उसने जब वो मौसूल भागा छोड़कर, तो उस अल नूरी मस्जिद
जो 8वीं सदी की मस्जिद थी, बहुत ही मशहूर, इतिहास में उसका नाम है, उस मस्जिद को भी उसने बम से उड़ा दिया। तो खैर हम उसके बाद पहुँचे मौसुल। मौसुल में जहाँ तक जा सकते थे, जहाँ तक, क्योंकि उसके बाद हमने फिर वहाँ पे किसी सोर्स के ज़रिए इराकी आर्मी की मदद ली, तो वो हमें ट्रैवल कराने के लिए ले गए। तब वहाँ पे एक सिर्फ लफड़ा ये था कि आप पैर जहाँ जहाँ चल रहे हैं तो पैर कहाँ रखेंगे, क्योंकि जगह जगह लैंड्समाइन बारूद बिछा के ISIS के आतंकवादी भाग चुके थे, तो ये बीच बीच में फटता रहता था। तो हमारा ये था कि जहाँ जहाँ वो इराकी फ़ोर्स के लोग पैर रखेंगे, हमें वहाँ वहाँ रख के बढ़ना है। तो हमने वो सारी चीज़ें की, फिर वहाँ शूट किया, पता किया लोगों को कहाँ है। फिर जिसके लिए गए थे 39 भारतीय, तो पता चला कि यहाँ पे तो है नहीं। आखिरी बार वो बदूश जेल में देखे गए थे। बदूश जेल में ISIS ने जब कब्ज़ा किया था तो वहाँ पे करीब 600-700 बंदी थे उस जेल में। तो उसमें जो ISIS के सपोर्टर थे उनको तो उन्होंने एक तरफ कर दिया, और जो 450 लोग अननोन थे उनको एक कतार से खड़ा करके ISIS के लोगों ने गोली मारी थी, और उसी जेल के बाहर एक लंबा बहुत गड्ढा खोदा और उसमें उन सबको दफना दिया। तो एक शक ये था कि वो 39 भारतीय भी उसी बदूश जेल में बंद थे और वो सब भी मारे गए। फिर किसी ने कहा कि वहाँ एक ओबराय होटल था, उस ओबराय होटल में आखिरी बार 39 भारतीयों को काम करते हुए देखा गया। अब ओबराय होटल भी ज़मीन दोज, वो भी बम से उड़ चुका है। तो जो विटनेस मिले उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के ये था कि 4 साल हो गए थे उन 39 भारतीयों को और किसी को कुछ पता नहीं था। तो हमने बाकी जितना, अच्छा, पूरे अंदर मौसूल तक जाने की उस वक्त भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए कि वहाँ एक तरफ कुर्दिश मिलिशियाई फोर्स, ISIS और इराकी आर्मी, 4 तरफ से लड़ाई चल रही थी। तब भी गोलीबारी की आवाज़ आ रही थी, धमाके की आवाज़ आ रही थी। तो पूरा मौसूल पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुआ था। कुर्दिश से अलग खतरा था, आपके इराकी फोर्सेस से अलग था, जो वहाँ के लोकल बागी थे उनसे अलग था। तो हम वहाँ पे करीब 7-8 घंटा रहे। हमने जो भी शूट किया, लोगों से मिले, बातचीत की। फिर आर्मी ने हमें कहा कि आप यहाँ से निकल लीजिए, और शाम होने से पहले हमारा निकलना भी ज़रूरी था, और मौसूल में रहने का कोई था ही नहीं जुगाड़, तो हमें वापस भी जाना था। तो हम मौसूल से बाहर निकल कर फिर वापसी में वही सामरा और उससे पहले की जगह पे हमने रुके, और इस तरह से हमने पूरी रिपोर्ट वहाँ पे की, फाइल की। रिपोर्ट आने के बाद हमने फाइल की, तब तक 39 भारतीयों का कोई अता पता नहीं मिला था। जब हम लोग लौट आए तो उसके बाद की आपको तो कहानी पता, 39 भारतीय वहीं बदूश जेल के आगे एक पहाड़ी पे उन सब की लाशें मिली थी, जिन्हें गड्ढे में दफना दिया गया था, और ISIS के लोगों ने उन्हें मारा था। तो ये सारी करने के बाद अब हम जब इंडिया लौटने की हमारी जो टिकट थी वो 30 अक्टूबर की थी, और फिर हमें वापस दुबई से वहाँ आना था। तो जो ये हमने करीब जो 9 दिन गुजारे थे इराक में, एक तो खाना वाना खाते नहीं थे, तो वेट भी करीब 8-10 किलो कम हो गया था। दूसरा, हर वक्त लगता था कि पता नहीं आज हम लोग बचेंगे, लौटेंगे। कई बार तो ऐसा लगा था कि इंडिया वापस जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, फैमिली से मिल पाएंगे कि नहीं, दोस्तों से मिल पाएंगे भी कि नहीं, कहीं अपनी खबर वारदात में तो नहीं चल जाएगी। इन सारी चीज़ों के बीच जब हम लोग इराक से लौट रहे थे और इराकी एयरपोर्ट पे पहुँचे, और उसके बाद हमने बोर्डिंग की उसी दुबई एयरलाइन से, 30 तारीख दोपहर 1:30 बजे की फ़्लाइट थी। और जब फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो पहली बार, मतलब मैं ज़िंदगी में, मैंने कल आपको कहानी में सुनाया था कि मुझे फ़्लाइट से डर लगता है, वो बगदाद से दुबई की फ़्लाइट और दुबई से दिल्ली की फ़्लाइट, वो पहली जर्नी थी मेरी लाइफ की। मैं इससे पहले सैकड़ों बार प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन वो पहली जर्नी थी जिसमें मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगा कि इससे ज़्यादा ख़तरा तो ज़मीन पर था, जहाँ मैं 9 दिन से था। ये तो सेफ जगह, इसमें क्या होगा। तो वो डर जो है मेरे जो फ़्लाइट का था, इराक की इस एक यात्रा ने लगभग निकाल दिया, और पहली बार मैं प्लेन में डरा नहीं। तो ये तो पूरी जो जर्नी और जिस तरीके से हुआ वो थी। कुछ अलग जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको, इराक में एक तो महिलाएं बहुत मेकअप करती हैं, वो बिना मेकअप के नहीं रह सकती, और बहुत सारी ऐसी हमारी एम्बेसी में इराकी लड़कियां काम करती हैं, उनसे हमारी दोस्ती भी हुई, उन्होंने बहुत मदद की, उनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी तो हमें बहुत ब्रीफ करती थी। अल-मुंतसरिया यूनिवर्सिटी भी उन्होंने भेजा था कि आप जाइए, हमारे साथ भी गई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो सब मेकअप की शौकीन होती हैं। बगदाद को लोग आज भी बहुत वहाँ इराकी पसंद करते हैं। खाना वहाँ का जो है वो आपको मैंने बताया, लेकिन इराक में एक बड़ा अच्छा, एक अजीब सा कल्चर भी देखने को मिला कि वहाँ एक इराकी अगर दूसरे इराकी के साथ एक ही दस्तरखान पे खाने के लिए बैठ गया तो फिर वो उससे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं करेगा। ये इराक में एक अजीब सी प्रथा है, ये मैं सुन के हिल गया। मतलब
या तो अगर वो उसको पसंद नहीं है तो उसके साथ खाना खाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, एक टेबल पे एक दस्तरखान में बैठ के खाना नहीं खाएगा। और अगर उसने एक साथ एक टेबल या एक दस्तरखान पे खाना खा लिया तो फिर वो उससे ज़िंदगी में नहीं लड़ेगा, उसके बीच में कभी मनमुटाव नहीं होगा। और मैंने पूछा कि ऐसा होता है, उसने बोला हमेशा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ों की बहुत कदर करते हैं। तो एक वो अजीब सी कल्चर, मतलब बहुत अच्छा। दूसरा, इराक को हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। उसकी एक वजह है कि इराकी सबसे ज़्यादा जो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो। इवन इराकी आर्मी बुलेट निकालने का एक मिला था जवान, उसका बुलेट यहाँ आपके अपोलो हॉस्पिटल में निकला था। तो वो सारे इलाज के लिए यहाँ आते हैं। एक तो उनको वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाएं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, इंडिया में बहुत सस्ता पड़ता है, और उनको बहुत ईजिली यहाँ पे वो इलाज होता है। एम्बेसी से हमें पता चला था कि हर दिन करीब 1500 से 2000 इराकी जो है वो इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और इंडियन एम्बेसी कोशिश करती है कि उन्हें हमेशा वीज़ा जल्दी दे दिया जाए। इंडिया के इराक के हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे, सद्दाम हुसैन के दौर से रहे, अभी तक रहे। तो अब हालांकि वहाँ नई सरकार जो आई है। अच्छा हाँ, इराक में एक चीज़ आपको बताऊँ कि इराक में करीब 52% शिया आबादी है और 48% सुन्नी। लेकिन इराक के इतिहास में ज़्यादातर राज जो किया वो सुन्नी ने किया, 48% वालों ने। ये पहली बार है जब अभी वहाँ पे शियाओं की हुकूमत है। हालांकि इस सरकार से लोग खुश नहीं है, क्योंकि सरकार में करप्शन बहुत है, पढ़े लिखे भी नहीं, इसमें से ज़्यादातर 12वीं पास हैं, और वो कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं। इराक के लोग, चाहे वो सद्दाम के कितने बड़े दुश्मन हो, वहाँ जितने भी मिले, उन्होंने एक चीज़ तारीफ़ की कि अगर इराक में और बगदाद में विकास का काम हुआ या कुछ हुआ तो वो सद्दाम ने किया। इराक में आज भी जितने फ्लाईओवर हैं, सड़कें हैं, वो उस ज़माने में सद्दाम किए, वो सद्दाम ने ही काम किया। इराक में सद्दाम ने लोगों को रोज़गार भी दिया, और ये वहाँ के आम लोगों का और सुन्नी दोनों का। बस सद्दाम जो है वो सिर्फ एक वजह से मारा गया, और वो ये कि ये मैंने अच्छा, एक दिन इंडियन एम्बेसी के जो अपने एम्बेसडर हैं वहाँ पे, वो राजस्थान के हैं, आईएस। तो वहाँ पे एकदम यंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि सद्दाम हुसैन का शायद तख्ता पलट भी ना होता, खात्मा भी ना होता, बस सद्दाम हुसैन ने क्या किया था कि इराक के लोग एक दो चीज़ें बड़े मानते हैं। वो अपनी महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कुवैत, जब गल्फ़ वॉर चल रहा था तो कुवैत इराक की बहुत हेल्प कर रहा था, और उस लगातार पैसे से मदद कर रहा था, तमाम चीज़ों से मदद कर रहा था। कुवैत अमीर कंट्री है। लेकिन एक बार सद्दाम हुसैन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कुवैत गए और पैसे लेने के लिए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इराक, वो कुवैत के जो शासक थे, जो वहाँ का राजा था, उसने फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहा कि जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पे औरतें हैं, सब कुछ हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करो। ये बाकायदा दस्तावेजी है ये कहीं। तो ये कहानी मुझे एम्बेसडर ने सुनाई थी। तो ये बात हुई तो सद्दाम हुसैन के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो वापस आए बगदाद। सद्दाम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा राजा वहाँ के कह रहे थे कि जब मुंह देखो उठा के चले आते हो, तुम्हारे मुल्क में तो सब खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ, औरतें हैं, ये वो। तो कहा जाता है कि ये चीज़ सद्दाम हुसैन को ने इतना गुस्सा दिलाया कि उसने कहा कि मैं कुवैत को बर्बाद कर दूंगा। और इसी के बाद उसने जो प्रोफेशनल फोर्सेस थी, जो उनकी आर्म फोर्सेस थी, नंबर 1 फोर्स, उनको नहीं, जिनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही थी इराकी फोर्सेस की, उसके पूरे खेप को कुवैत भेज दिया कि जाओ और कुवैत को तहस नहस कर दो। और फिर कुवैत में जो हुआ था, पहली बार इराक के जो फोर्स गई थी, वो असल में फोर्स नहीं थी, एक तरह से कहें तो वो बिल्कुल नौसिखिए जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जंगली टाइप। उन्होंने जाके वहाँ कोहराम मचाया, कुवैत में बहुत सारी चीज़ें की, और फिर कुवैत पे हमला इराक ने जो किया था आपको पता ही है। कुवैत पे हमले से लेके फिर बाकी लोग नाराज़ हुए, उसमें सऊदी को भी डर लगा कि आगे हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकता है। तो इसी को लेके फिर यूएस पहले से ही न्यूक्लियर वेपन को लेके इराक के ख़िलाफ़ था ही था। और ये भी कहानी है कि अमेरिका ने इराक से ये भी कहा था बहुत पहले से, सद्दाम से, कि आप अपने जो तेल का पूरा कच्चा तेल है उसकी सारी जो वो है वो हमें दे दो ठेका, इसको हम प्योरीफाई, इसको हम ठीक करेंगे, इसको हम कच्चे तेल को वो बनाएंगे और फिर हम इसको करेंगे आप। तो सद्दाम इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो सद्दाम हुसैन का एक तो ये, ऊपर से कुवैत पे हमला, और ये सारी चीज़ें सद्दाम के ख़िलाफ़ गई, जिसके बाद यूएस ने अटैक किया। और फिर आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन एक गुफा से पकड़े गए, और उसके बाद फिर फांसी हुई, जगह जगह मूर्तियाँ थी वो सब गिराए गए। और फिर उसके बाद अमेरिका वहाँ एक तरह से आज भी कायदे से इराक पर अमेरिका की ही हुकूमत है, वहाँ पे बाकायदा अमेरिकन फोर्सेस अभी भी है, और जो भी इराकी गवर्नमेंट करती है वो अमेरिका के इशारे पर ही सब कुछ करती है।
लेकिन इराक़ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी वहाँ पे लगी। लेकिन वहाँ पे विकास का और बाकी सारा जो काम है वो अब रुक गया है। तो जब हम 30 अक्टूबर को इराक़ से निकले और फिर हमें वहाँ पे करबला भी जाने का मौका मिला, और मेरी टीम में एक दो हैं जिन्होंने कहा था कि ज़रूर जाइएगा, तो उस तरफ बिल्कुल पीसफुल एरिया था, और हर साल वहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा उसकी सुरक्षा भी करती है, सब कुछ करती है। और 31 अक्टूबर को हम लोग सुबह फिर उसी रास्ते से दुबई पहुँचते हैं। फिर दुबई में 5 घंटे का हॉल्ट था, और फिर हम रात को वहाँ से, हमारी फ़्लाइट 12 बजे की थी, 3-4 बजे इंडिया पहुँचते हैं, और सुबह 6-7 बजे घर पहुँचते हैं, और फिर उसी दिन लगभग 11-12 बजे दफ्तर आते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, और अगले दिन वो रिपोर्ट ऑन एयर होती है और जाती है। तो ये मेरी ज़िंदगी में भी मतलब 9 दिन एक ऐसी जगह पे रहना जिसके बारे में सिर्फ सुना था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ थीं, और जहाँ वाकई हर पल हर घंटा कुछ अजीब सा लगता था। ये भी नहीं पता था कि लौटेंगे नहीं लौटेंगे, कब क्या होगा, हम में से तीनों में से किसी को नहीं मालूम। लेकिन वहाँ जाना, रहना, करना और आना, और अब आने के बाद अब लगता था कि शायद 9 दिन कम था, हमें और रहना चाहिए था। और कभी मौका मिला, हालांकि हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे बिज़नेस और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, थोड़ा ये कूल होगा। इराक़ी गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड मीडिया के लोग आएँ और इराक़ के बारे में जो तस्वीर अब तक की थी वो ना दिखाएं, बल्कि ये दिखाएं कि अब सेफ़ है ये। हालांकि बगदाद जो है वो वाकई अब सेफ़ है, मोसुल भी पूरी तरह से आज़ाद करा लिया गया है, और फ़िलहाल जो ISIS है, कहते हैं कि उसके 500 भी आतंकवादी अब नहीं बचे हैं, वो या तो सारे मारे गए लड़ाई में, और जो है वो स्लीपर सेल की तरह है। बगदादी की खबर पिछले 8 महीने से आ नहीं रही है, क्योंकि आखिरी खबर ये थी कि वो US फायरिंग में इंजर्ड था, और उसके बाद शायद उसकी मौत हो गई। हालांकि उससे पहले 5-6 बार उसके मरने की खबर और आई थी, लेकिन इधर 7-8 महीने 9 महीने से न उसके ज़िंदा होने की खबर है, और न ही उसके किसी और एक्टिविटीज़ की खबर है। तो शायद वो मर चुका, और ISIS भी अब शायद मर चुकी, तो अब उसका खात्मा हो चुका है। तो ये थी पूरी इराक़ की कहानी, जो शायद मैं हमेशा याद रखूँगा, और ये भुलाने लायक भी नहीं है। तो इराक़ का पूरा सफ़र, इराक़ में वो 9 दिन, कैसे मोसुल पहुँचे, क्या क्या चीज़ें हुई, आपको सब कुछ बताया। आपको ये भी बताया कि कैसे सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ, उसकी वजह क्या थी, ये सब भी। जिसके लिए गया ये भी बताया कि बगदादी के लिए गया था, 39 भारतीयों की तलाश के लिए गया था, ISIS को समझने के लिए गया था, ये भी बता दिया। एक चीज़ रह गई जो ख़ास बात, वो ये कि ये बगदादी नाम का जो जिन था, ये इराक़ में अचानक आया कहाँ से, ये ISIS का जन्म कैसे हुआ। तो ये बात तब की है जब सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक़ में पूरा एक तरह से अराजकता का माहौल था, उथल पुथल। सद्दाम जैसा बड़े कद का लीडर जिसका पूरे इराक़ पे दबदबा कब्जा था, वो जा चुका था, कोई और दूसरा लीडर था नहीं। अमेरिका ने पूरे चंगुल में ले रखा था इराक़ को। इसी दौरान कुछ वहाँ के लोकल लोग उभरना शुरू होते हैं। उनमें था एक अबू बकर अल बगदादी। ये एक तिक्रित और इसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ पे इसका थोड़ा सा असर रहता था। ये कायदे से एक मौलाना था, इमाम, जो नमाज़ पढ़ाता था और बच्चों को भी ज्ञान दिया करता था। बट ये था फॉलोवर ओसामा बिन लादेन का, अलकायदा का। और ये कहते हैं कि इराक़ में अलकायदा का जो ब्रांच जिसने खोला वो अबू बकर अल बगदादी था। लेकिन बगदादी बहुत उस पर नहीं आया था, मतलब उतना उसका नाम वाम नहीं था, वो छोटे मोटे लेवल पे काम करता था, लेकिन ओसामा का भक्त था। जब सद्दाम का खात्मा हुआ, उसके बाद अमेरिका आई, फिर अमेरिकन लोगों से इराक़ के अंदर गुस्सा होना शुरू हुआ। वहाँ के लोगों में नौकरी को, बेरोज़गारी को लेकर सारी चीज़ें, और फिर ये कि अमेरिकन जो है हमारा तेल ले जा रहा है। अमेरिकन से इराक़ी शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो सद्दाम के पहले का हो या सद्दाम का बाद का हो। तो फिर यहाँ पे फ़ायदा उठाया बगदादी ने। उसने धीरे 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 अपना संगठन बनाया। उसने वहाँ के मदरसे और वहाँ के जो दीनी और धार्मिक अदारे हैं, संगठन हैं, उन पर जाल बिछाना शुरू किया। और उसके बाद उसने अमेरिका और वहाँ की जो अमेरिका की मदद से जो सरकार चल रही थी, उनके ख़िलाफ़ उसने वो शुरू कर दिया। और उसके बाद उसका कद बढ़ता गया। धीरे 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 उसका ये था कि इराक़ पे इस्लामिक हुकूमत कायम करना है, और वो इराक़ में इस्लामी हुकूमत लाना चाहता था, चूँकि पेशे से इमाम था और सब कुछ।
तो उसने अपने लड़ाके तैयार किए। अच्छा, अलकायदा का उसको सपोर्ट पहले से ही था क्योंकि वो वहाँ पे उसका लोकल ब्रांच चलाता था। तो इसने टारगेट किया सबसे पहले मौसुल के आसपास, और जो इसने अपना ऐलान किया था पहला कि ये चाहता कि अबू बकर अल बगदादी, वो उसने मौसुल में ही जाकर जो अल नूरी मस्जिद आपको मैंने बताया था वहाँ से जाके किया था कि दुनिया में जल्दी इस्लामिक हुकूमत होगी, पूरे वर्ल्ड पे इस्लाम की हुकूमत होगी, और ये उसका अपना वो था। और इसीलिए उसने इसका नाम रखा है आईएस। और वो जो एक धार्मिक संगठन से था, उसने पहला अपना संगठन बनाया आईएस, इस्लामिक स्टेट। उसके बाद फिर वो मौसुल के बाहर इधर आना शुरू हुआ, आपके इरबिल, दिज़ैल, राफिया, ये सब वो इलाके थे जहाँ पे इसका होल्ड बढ़ता गया। और फिर करते करते ये एक वक्त तो ऐसा आया था कि ये बगदाद से सिर्फ और सिर्फ 80 या 100 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन वो इराकी फोर्सेस यूएस की मदद से इसको रोक दिए, वरना ये बगदाद पे इसका कब्ज़ा हो जाता। तो जब ये इतना पावरफुल हो गया तब इसने आईएस की बाद फिर आई जोड़ दिया, उसने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक कर दिया, क्योंकि ये लगभग 70-80% इराक पे अपना कब्जा कर चुका था। तो अब उसे लगा कि ज़्यादा दूर नहीं है बगदाद, तो पूरे होगा, तो इसलिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इसने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ से जब बगदाद की ये 100 किलोमीटर पहले पहुँचा, वहाँ से फिर तस्वीर बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब लगता है कि बगदादी का कद बढ़ रहा है, तो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं और बाकी जो एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलता है आईएसआईएस के ख़िलाफ़, और फिर बगदादी पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो जब ये पीछे हटता है और इसके लिए ज़मीन कम होती जाती है, तो ये सीरिया का रुख करता है। जब ये सीरिया का रुख करता है तो सीरिया में ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ विद्रोही जो है सक्रिय थे। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसके ख़िलाफ़ कि ये रशिया के पिट्ठू हैं और ये हैं और वो हैं, तो वहाँ पे एक अलग सीरिया में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो बगदादी ने सीरिया में घुस के वहाँ पे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और इसलिए उसने आईएसआई के नाम में एक और एस जोड़ दिया, फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो फिर वो सीरिया में भी उसके कदम बढ़े, सीरिया में भी उसने बहुत जगह पे लड़ाई की, कब्ज़े भी किए। लेकिन बाद में जब चूँकि उसने अमेरिका को निशाना बनाना शुरू किया, ब्रिटेन को निशाना बनाना शुरू किया, फिर आपको याद होगा फ्रांस में आतंकवादी हमला, यूएस में आतंकवादी हमला, तो फिर लगा कि नहीं, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन कर रहा था उस तरीके से बगदादी भी, तो बगदादी पर नकेल कसना चाहिए। इसलिए फिर जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चला और लंबे टाइम तक लड़ाई चली, जिसके बाद धीरे धीरे इसका खात्मा हुआ। हालांकि एक दूसरी चीज़ ये भी है कि इस बगदादी को खड़ा करने के पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही था। उसकी वजह बताता हूँ आपको कि जब सीरिया में ये लड़ाई चल रही थी, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की जो सरकार है और विद्रोहियों के बीच में, तब जब ये बगदादी वहाँ पहुँचा तो इसकी बाकायदा तब हथियार जो है वो अमेरिका की तरफ से मिला करता था, और इनको कि आप लड़ाई कीजिए, ये है वो है। तो ये पहले असद सरकार, सीरिया में असद सरकार है, तो उसकी तरफ से ये लड़ाई लड़ा था, तो उसको सारी ट्रेनिंग भी दी गई, हथियार भी दिए गए। जो हथियार सरकार उधर के लिए आता था विद्रोहियों के लिए, वो बगदादी तक पहुंच जाता था, और बगदादी उन हथियारों का इस्तेमाल फिर अपने मकसद के लिए करता था। तो कहीं ना कहीं हथियार और सारी चीज़ें उसको अमेरिका से ही मिली। और फिर बाद में ये इसके चूँकि महत्वाकांक्षा इतनी हो गई थी, इस्लामिक स्टेट बनाने चला था, तो फिर अमेरिका को भी लगा कि जिसको तो मैं हथियार दे रहा हूँ वो मुझे ही आंखें दिखा रहा है। तो फिर अमेरिका की भी मजबूरी थी, सेम ये ओसामा बिन लादेन के साथ भी हो चुका है। तो फिर उसने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और फिर लड़ाई लंबी चली, और अब जाकर करीब 3-4 साल के बाद ये लड़ाई थमी है। बगदादी का शायद अब उतना असर भी नहीं है, बगदादी दुनिया में भी है कि नहीं ये भी पता नहीं है। लेकिन ये पूरी लड़ाई जो अब ख़त्म हुई, लेकिन इस पूरी लड़ाई ने इराक की तस्वीर बदल दी। ख़ासतौर पे अब मौसुल जिस हालत में है, आप यकीन मानिए, मौसुल को वापस मौसुल बनने में नामालूम कितने साल लगेंगे। वहाँ ज़िंदगी खंडर का सिर्फ नाम है। वहाँ के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, दहशत में रहते हैं, और जो सरकार है वो वहाँ कुछ कर नहीं रही है। तो एक सनक ने एक बगदादी के कैसे एक अच्छे खासे देश को, एक अच्छे खासे शहर को मटियामेट कर दिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है इराक है, मौसुल है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि जो मैंने देखा, जैसा महसूस किया, जो कुछ मेरी आंखों के सामने गुजरा, जो हुआ, उसे कहानी की शक्ल में आपको बताऊं, सुनाऊं। तो अब मैं नहीं मालूम कि मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब रहा, वो तो आप बताएंगे, और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि बोरिंग है, नहीं है, तो सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो आप हौसला बढ़ाइएगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं ज़रूर सुनाऊँगा, और ये भी आपसे चाहेंगे कि आप
अगली बार आप कौन सा कहानी सुनना चाहते हैं, अगर आप लोग हमें अपनी राय देंगे तो मुझे उसको सिलेक्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी, और फिर मेरे लिए भी वो होगा कि आप लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनाओ। तो एक तो क्राइम तक हमारा ज़रिया ही है, इसके ज़रिए भी आप बता सकते हैं। दूसरा हमारा आप एक मेल आईडी भी है, एक मैंने कल अपना बताया था, आज एक और है कि crimetokofficial@gmail.com, crimetokofficial@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं, या मेरा आप shams.khan@aajtak.com है, ये shams.khan@aajtak.com। वैसे अगर आप क्राइम तक एक साथ लिखिएगा एंड crimetokh@gmail.com, इस पे भी आप अपनी राय, सुझाव, सवाल सब भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने क्राइम तक के जो विंडो है उस पर भी अपना मेल आईडी डाल दें ताकि आप लोगों को याद रहे। तो बताइएगा ज़रूर, अपने राय भी दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इससे हौसला बढ़ता है हम जैसे लोगों का, और कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सुधार कर सकें। तो फ़िलहाल यही है, लेकिन अगले हफ्ते आप ही लोगों की पसंद की कहानी के साथ आना चाहूँगा, तो वो आप अपनी पसंद खुद बताएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसी तरीके से सुनाऊँ, छुपाऊँ कुछ नहीं। तो अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। लेकिन हाँ, क्राइम तक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, खुद कीजिए, अपने जानने वालों से कराइए, अपने रिश्तेदारों से कराइए, अपने पड़ोसियों से कराइए, धीरे 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 ऐसा चैन बनाइए कि पूरा हिंदुस्तान कर ले। इसी उम्मीद के साथ अगली कहानी तक।